हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, एग्रीकल्चर एमपीपीटी के प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको 2 करा चुका हूं। ये तीसरा है आपका प्रैक्टिस टेस्ट। तो इससे पहले यदि आपने प्रैक्टिस सेट दोनों को लगा लिया है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वीडियो में जा कर के और जो है उन प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर लगा लें, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपीपीटी के बच्चों, और कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप कितने आप गहरे पानी में हैं, कितने आप पानी में हैं, ये ज़रूर अपने आप को अपने आप को ये है देख पाएंगे कि हम किस लेवल की हमारी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, अपने आप को देखने के लिए, है ना। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। 20 दिन आपके पास हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जितना हो सके उतना, ठीक है ना। बाकी तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, जितना हो सक रहा है उतना, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं हमारे वीडियो में, आपने देखे होंगे। काफ़ी लेवल अच्छा रहता है क्वेश्चनों का, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। 2 यदि आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं तो आपको जानकारी होगी, ठीक है ना। चलिए, समय बहुत कम है, हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। 101वां प्रश्न, पौधों के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व है। जी हाँ, आपको बताना है कि पौधों के लिए अनावश्यक ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो वह लाभ पहुंचाता है। ऐसे कौन कौन से तत्व बताना है। कार्बन एवं बेनेडियम है, या बेनेडियम क्लोरीन है, या बेनेडियम सोडियम है, सोडियम क्लोरीन है। तो बच्चों आप बताइए, अनावश्यक हैं लेकिन अगर मिल जाए तो वह लाभ जरूर पहुंचाते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं। दोनों तत्वों के नाम, क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते भी हैं। और आंसर आपका जो आप सोच रहे हैं वही होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों, सी नंबर। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा बच्चों। कितना आपका लेवल क्या है ज़रूर बताएं। आलू है, पोटैटो क्या है बताइए बच्चों। रूपांतरित तना है कि रूपांतरित फूल है, रूपांतरित पत्ती है, या रूपांतरित जड़ है। आपको बताना है कि आलू क्या है। मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड फ्लावर, मॉडिफाइड लीफ, या मॉडिफाइड रूट्स। आंसर क्या होगा बच्चों। आंसर बिल्कुल सही है आपका। क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सही है। ए नंबर, रूपांतरित तना आपका इसका आंसर। स्टेम होता है, बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत कर देते हैं, सोचते हैं नीचे लगता है तो जड़ हुआ, लेकिन जड़ आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम फूल जाता है, उसके बाद उसके अंदर भोजन स्टोरेज हो जाता है, इसलिए वह फूलता है। एफिड यानी जो माहू एवं सफ़ेद मक्खी का प्रभावी नियंत्रण होता है। जी हाँ, एफिड एवं सफ़ेद मक्खी दोनों ही रस चूसने वाले कीट हैं। दोनों ही आपके फलों के, पौधों के रस चूसने का काम करते हैं। तो इनका कंट्रोल प्रभावी, वो भी इफेक्टिव कंट्रोल कौन सा है बताइए। नंबर 1 है प्रदूमकों अथवा धूम्र कारकों द्वारा, उदर विष द्वारा, संपर्क कीटनाशी द्वारा, या दैहिक कीटनाशी द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग। फ्यूमिगेंट्स के द्वारा कर सकते हैं, या स्टोमक पॉइजन के द्वारा, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड द्वारा, या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड द्वारा। तो बताइए बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा। क्या आप सही जा पा रहे हैं, आपने पढ़ा है। जी हाँ, आंसर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डी आंसर इसका सही होगा। क्योंकि रस चूसते हैं तो इस सिस्टमेटिक कीटनाशी का यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो जो जहर है वो पौधे में चला जाएगा, और जैसे ही कीट उसका रस चूसेंगे, एफिड और सफ़ेद मक्खी, तो उनके अंदर जहर चला जाएगा और वो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिस्टमेटिक कीटनाशी के द्वारा हम लोग जो है एफिड यानी माहू और सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई को हम लोग कंट्रोल अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, आलू में ब्लैक हट का कारण क्या है। जी हाँ बच्चों, जो पोटैटो होता है उसमें ब्लैक हट एक रोग होता है, और ये किसकी कमी के कारण होता है बताइए। अब डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, डेफिशिएंसी ऑफ पोटासियम, या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर की कमी से होता है कि बोरोन की कमी, पोटेशियम की कमी, या ऑक्सीजन की कमी। ब्लैक हर्ट जो रोग होता है पोटैटो में, किसकी कमी से होता है। क्या सोच रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या होगा आंसर बताइए बच्चों। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, और आपका आंसर सही है डी। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है। कौन सा रोग, ब्लैक हर्ट। क्वेश्चन नंबर 105वां है, देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा तत्व बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक या मैग्नीशियम? क्या आंसर सही होगा बच्चों, बताइए आप लोग, आपका आंसर क्या है? कौन सा तत्व वाष्पोषण को कंट्रोल करता है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पोटेशियम। आंसर क्या सही होगा आपका? बी नंबर, पोटेशियम जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित या वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 106, आम और अमरूद की रोपाई का समय क्या है? मैंगो एवं गुआवा, इन दोनों को यदि हम लगा रहे हैं तो बेस्ट टाइम क्या है? जून जुलाई या दिसंबर, फरवरी मार्च या मई? तो बताइए बच्चों, आम और अमरूद की बुवाई का समय बेस्ट कौन सा? आंसर क्या सही होगा? ABCD बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चों, बताइए क्या होगा, सोच लीजिए दिमाग में। जी हाँ, जून जुलाई का महीना बरसात जैसे स्टार्ट होती है ना, वो समय आम और अमरूद के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने योग्य केला है। खाने योग्य जो केला होता है वो क्या होता है बताइए? आपका द्विगुणित डिप्लॉयड होता है या ट्रिप्लॉयड होता है या आपका चतुर्गुणित होता है? इनमें से कोई नहीं बच्चों, बताना है आपको खाने योग्य केला कौन सा है। सही आंसर क्या होगा बच्चों, आपको बताना है, चारों में से आंसर चुनना है। और सही आंसर क्या होगा? खाने योग्य केला जो होता है डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। चतुर्गुणित को आई डोंट क्या बोलते हैं, पता ही नहीं है मेरे को तो। चलिए ठीक है, बताइए बच्चों, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए और आंसर सही होगा आपका ट्रिप्लॉयड। त्रिगुणित केला हम लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कपास के बीजों को वितुंतीकरण करते हैं। बहुत अच्छा है, वितुंतीकरण की कुछ इंग्लिश होती है, वो मेरे को याद नहीं आ रही है अभी। कपास के जो बीज होते हैं उनमें एक केमिकल का यूज़ करते हैं, उस केमिकल का नाम बताना है। जी हाँ, वितुंतीकरण करने के लिए मतलब थोड़ा समझ में, ये वितुंतीकरण का कुछ इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, करते किससे हैं वो ज़रूर पता है। बताइए आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपास के बीजों को वितंतुकीकरण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अंगूर की छटाई का समय, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अंगूर जो होता है, ग्रेप्स की प्रूनिंग का समय क्या होता है बताइए? जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर? कौन सा मंथ सबसे बेस्ट माना जाता है प्रूनिंग के लिए? आपकी अंगूर की छटाई का बेस्ट समय याद रखें, जनवरी महीना। जनवरी माह जो होता है अंगूर की छटाई के लिए बेस्ट समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितना होना चाहिए? जी हाँ बच्चों, रो टू रो की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी जाती है? प्लांट से प्लांट्स की दूरी कितनी रखी जाती है भी कह सकते हैं। 2 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर या 14 मीटर? तो अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी है लगभग 6 मीटर रखी जाती है। कितनी बच्चों? 6 मीटर रखी जाती है। विशेष आप लोग याद रखेंगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, आलू के बीजों को बीज उपचार के लिए घोल में डुबोते हैं। आलू के बीजों को यदि हम बीज उपचार करते हैं तो किससे उपचार करते हैं आपको बताना है। इंडोसल्फान के द्वारा, BHC के द्वारा, एगलॉल के द्वारा या नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के द्वारा? तो बताइए बच्चों, आलू के बीज को बोवाई से पहले हम बीज उपचार करते हैं तो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? आपको ही बताना है। बताइए बच्चों, तो सबसे बेस्ट जो दवा होती है बच्चों, आंसर जो आप सोच रहे हैं वही सही है, वेरी गुड आंसर, सी नंबर, एगलाल दवा से आलू के बीजों को उपचारित किया जाता है। द्विबीजपत्रीय फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आपकी डाइकोटिलीडन्स सीड्स होती हैं, डाइकोटिलीडन्स क्रॉप्स हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनकी ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? बैसिलस जीवाणु पाया जाता है या राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है या विषाणु पाया जाता है? में से कोई नहीं। बहुत सिंपल है, सब लोग बता पा रहे होंगे। जी हाँ, राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे फिक्सेशन करता है। थॉमसन सीडलेस एक वैरायटी है, किसकी वैरायटी बताना है? थॉमसन सीडलेस किस्म है किसकी? आम की, अमरूद की, अंगूर की या केले की? थॉमसन सीडलेस वैरायटी किसकी है बच्चों? सोचिए आप लोग, किसकी वैरायटी हो सकती है बच्चों? दिमाग लगाइए, आपको याद होगा तो बहुत सिंपल है, ये वैरायटी आपकी, इसका आंसर सही है, सी नंबर, यानी ये वैरायटी आपकी अंगूर की है। थॉमसन सीडलेस वैरायटी किसकी है? अंगूर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कली लगाने के लिए। जी हाँ बच्चों, कलम लगाने के लिए या कली लगाने के लिए मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है? मेथड कौन सा है? एल बडिंग, आई बडिंग, टी बडिंग या सभी प्रकार से? तो कलम लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, इनमें एक ही मेथड नाम दे रखा है, वो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसका नाम है टी बडिंग। बाकी तो सब ऐसे ही है। टी बडिंग के द्वारा हम लोग जो है ना कलम मोस्टली लगाते हैं। कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ। कीटनाशक अधिनियम कब पारित हुआ है ये बताना। इंसेक्टिसाइड जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ? 1930 में, 1954, 1968 या 1976? तो कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ था बच्चों, याद रखें 1968 में। कब पारित हुआ? 1968। ठीक है ना। एक और मैंने बताया था आपका कि कौन सा नियम था वो, बीज अधिनियम, वो आपका 1966 में था, अगर आपको याद हो तो पारित हुआ था। और बताया था मैंने कि 1969 में भाई लागू हुआ था। बीज अधिनियम था। एक कीटनाशक अधिनियम है जो 1968 में पारित हुआ। धान में जीवाणु अंगमारी रोग है। जी हाँ, धान में बैक्टीरियल ब्लाइट जो रोग लगता है वो कैसा रोग है? वो आपका सॉइल बॉर्न है या आपका वाटर बॉर्न है या इंसेक्ट बॉर्न है या सीड बॉर्न डिजीज़ है? तो बच्चों बताना है। धान में भूमि जनित जीवाणु अंगमारी रोग भूमि जनित होता है, जल जनित होता है, कीट जनित होता है या बीज जनित होता है? तो धान में जीवाणु अंगमारी रोग बच्चों याद रखें आपका क्या होता है? भूमि जनित होता है। विशेष याद रखना, सॉइल बॉर्न डिजीज है। कैसा है? सॉइल बॉर्न डिजीज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र होते हैं, किसके कारण होते हैं? ज्वार का डंठल होता है जनरली, स्टेम होता है या तना होता है, उसमें छिद्र रहते हैं, किस लिए? काइलोपार्टेलिस के कारण, एथेरिगोना सॉकाटा के कारण, कॉन्टेरिनिया सार्गिकोला के कारण या केला कॉरिस एंगुस्टाटा के कारण? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भैया। ज्वार के डंठल पर आधार पर छिद्र होते हैं, मतलब छिद्र में डंठल पर छिद्र बन जाते हैं, वो क्यों बन जाते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कीट लगता है ज्वार में जिसका नाम है आपका तनाभेदक। नाम क्या है? तनाभेदक। तना भेदता है, तना के भीतर घुस जाता है, उसमें छिद्र कर देता है। तो तनाभेदक जो कीट है इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है जिसका नाम है काइलोपार्टेलस। काइलोपार्टेलस तनाभेदक कीट का वैज्ञानिक नाम है, जिसके कारण ये ज्वार के डंठल में क्या करता है? छेद कर देता है, अंदर घुस जाता, तने को मतलब भेद देता है या छेद कर देता है। ठीक है, चलिए। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या। जी हाँ, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज। मेज में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 20, 42, 63 या 14? तो बताइए बच्चों, आपके मक्का यानी मेज में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? सब लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों की बीजों का % नहीं होना चाहिए। प्रमाणित जो बीज होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, उनकी बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों बीजों का % कितना नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए 1% से अधिक, 5% से अधिक, 10% से अधिक या 15% से अधिक। तो प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों का % 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 120वां आपका प्रश्न है बच्चों, करनाल बंट बीमारी है। करनाल बंट किसकी बीमारी है? कौन सी फसल की बीमारी है? देखिए आप लोग, मक्का की है या चने की है, धान की है, गेहूं की? सब लोग जानते हैं करनाल बंट बीमारी है, सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है गेहूं की, और ये निबोशिया इंडिका कवक के द्वारा होती है। और इसकी करनाल बंट रोग जो है, इसकी खोज 1930 में की गई थी। कब की गई थी? 1930 में इसकी खोज की गई थी, करनाल हरियाणा में। वहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया आपका? करनाल बंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है आपका, धोना व सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है। धोना व सुखाना, जी हाँ, बीजों को धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। ये कीट नियंत्रण की कौन सा मेथड है? बीजों को धोते हैं, जनरली साफ करते हैं, फिर उनको सुखाया भी जाता है। तो ये किस मेथड के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक कीट नियंत्रण के अंतर्गत, भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत, कर्षण क्रिया के नियंत्रण के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? नेचुरल इंसेक्ट कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल या एग्रोनॉमिकल कंट्रोल या नन ऑफ दीस? बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है सब लोग सही देंगे, बिल्कुल सही दे रहे होंगे।
थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर हो रहा है, लेकिन इसका आंसर सही है बच्चों। याद रखना, धोना और सुखाना आपका कर्षण क्रिया, लेकिन बहुत सारे सोच रहे होंगे फिजिकल, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिजिकल नहीं आता है, ठीक है ना। कर्षण क्रिया यानी जो एग्रोनॉमिकल मेथड है उसके अंतर्गत धोना एवं सुखाना आता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, अधिक पीएच वाली भूमि। अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। जी हाँ बच्चों, किसी भूमि का पीएच यदि बढ़ता है तो वह क्षारीय हो जाती है, और उसमें किस तत्व की कमी हो जाती है वो आपको बताना है। जिंक व मैग्नीशियम की, बोरोन व लोहा की, तांबा व मोलिब्डेनम की, कैल्शियम व मैग्नीज की। तो अधिक पीएच वाली भूमि में कौन सा तत्व कम हो जाता है? ध्यान रखना, आंसर सही है बी नंबर, बोरोन व लोहा, इसकी कमी पीएच ज़्यादा होने पर कमी हो जाती है। 123वां प्रश्न है बच्चों, चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। आपको देखा होगा कि चने की पत्ती यदि हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो खट्टी लगती हैं। क्यों लगती हैं? उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ए तथा बी दोनों, ए इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताइए? तो आपको बताना चाहता हूँ इसका दोनों ही आंसर सही है, यानी ए तथा बी दोनों। चने की पत्ती में मैलिक एवं ऑक्जेलिक एसिड दोनों ही पाए जाते हैं। 124वां आपका प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए? बताइए आप लोग, नाइट्रोजन किसको ज़्यादा चाहिए? गेहूं को चाहिए, मटर को, गन्ने को, या धान को? आंसर क्या सही होगा? ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए? अगर आपने फसलें पढ़ी होंगी तो जानकारी होगी। इसका आंसर सही होगा सी नंबर बच्चों, गन्ना एक ऐसी आप लोग गेहूं पे जा रहे होंगे ज़्यादातर, गेहूं इसका आंसर गलत होता है। गन्ना अगर ऑप्शन में है तो गन्ना से, अगर गन्ना ऑप्शन में नहीं होता तो गेहूं सही हो सकता था, लेकिन गन्ने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेमन, जिसको हम सिट्रस लेमन, बीज रहित स्थिति का कारण क्या है? वो सर जो आपका सिट्रस लेमन होता है उसमें बीज नहीं होता है, उसका कारण क्या है? स्व अनिषेचता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, या अंडबद्धता? बताना है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेमन में बीज रहित स्थिति का कारण क्या है? अब इसकी इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनकम्पेबिलिटी भी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी भी बोला जाता है। तो क्या है बताइए आप लोग, इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? अनिषेक फलन। ध्यान रखें, अनिषेक फलन के कारण सिट्रस लेमन जो होता है ना, उसमें बीज नहीं बनता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है किसमें भैया? हाईएस्ट विटामिन किसमें पाया जाता है? अनाज यानी अन्न में, दूध में, फल सब्जियों में, या मांस में? आंसर सही है सी नंबर, फल सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल को श्याम बेर कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। किस फल को श्याम बेर कहा जाता है? श्याम यानी काला। अंगूर को, फालसा, जामुन, शहतूत। सब जानते हैं काला कौन होता है? जामुन। तो इसका आंसर सही क्या होगा? श्याम बेर जामुन को कहा जाता है। इसका आंसर आपका सी नंबर का सही है। 128वां प्रश्न है, फल झड़ने का कारण क्या है बच्चों? फल क्यों झड़ते हैं? किसी भी वृक्षों की आयु अधिक हो जाए तब, मृदा की उर्वरता का स्तर कम हो जाए तब, खरपतवारों के कारण, या ये सब? क्या लगता है आपको बच्चों, फल झड़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर सही होगा डी नंबर, ये सभी इसके कारण फल झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल, कल्टीवेटेड एरिया सबसे अधिक है? बच्चों, कल्टीवेटेड एरिया कौन सी फसल का सबसे अधिक है? बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चावल का है, या गेहूं का है, जौ का है, या बाजरे का? देखो, जौ और बाजरा तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अब गेहूं और चावल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखें विश्व में सबसे ज़्यादा कृषिगत कल्टीवेटेड एरिया है गेहूं का, और प्रोडक्शन होता है वह चावल का। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चावल के पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसिस को क्या कहते हैं? चावल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पैनिकल कहा जाता है, स्पाइकलेट्स कहते हैं, बाली कहते हैं, या सिल्कुआ कहते हैं? देखिए, सिल्कुआ तो जो है सरसों के फल को कहा जाता है, बीज को कहा जाता है सिल्कुआ। बाली गेहूं के को बोला जाता है, ईयर्स बोलते हैं।
स्पाइकलेट्स आपका इन्फ्लोरेंस कहते हैं किसके को, आपका जो भी गेहूँ होता है उसको। और पैनिकल जो बचा तो ये धान का, किसका है, धान का। चावल के पुष्पक्रम को पैनिकल कहते हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, डीहुल्ड राइस जो होता है, छिलका रहता है ऊपर, तो उस चावल को कौन सा चावल कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सफ़ेद चावल, भूरा चावल, लाल चावल या ग्रे चावल? तो डीहुल्ड, जैसे आपको पता है कि चावल धान से बनता है, तो धान कवरेड रहता है, यानी अगर उस पर कवर है, डीहुल्ड किया नहीं गया है, तो उस चावल को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखें आप लोग, आंसर क्या सही होना चाहिए? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। उसको बोला जाता है बच्चों भूरा चावल। क्या बोला जाता है? भूरा चावल। चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चावल के पकने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत कन्फ्यूजन वाला है। 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस, या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलता क्या आंसर होगा। क्या लगता है आपको? देखिए मैं आपको सबको समझाता हूँ कि जैसे 21 से 37 डिग्री है, ये अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि, इस पर अच्छी प्रकार से वृद्धि हो सकती है ना। 26.5 से 29.5 डिग्री, ये भगवान जाने ये जो टेम्परेचर है, इस पर सबसे बेस्ट वृद्धि हो सकती है। लेकिन अधिकतम 37 और कम से कम 21, इससे कम नहीं होना चाहिए, 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन बेस्ट ग्रोथ 26.5 से 29.5 के बीच में होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं पकने के समय कितना चाहिए, तो पकने के समय चाहिए 20 से 25, ये सही आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। प्रदीप्तिकालिता, फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर धान एक पौधा है। फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर धान कैसा पौधा है? दीर्घ प्रदीप्तिकाली यानी लॉन्ग डे प्लांट है, अल्प प्रदीप्तिकाली यानी शॉर्ट डे प्लांट्स है, उदासीन यानी डे न्यूट्रल प्लांट्स है, या इंटरमीडिएट प्लांट्स है। तो फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर धान आपका शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। ऑल खरीफ क्रॉप्स आर शॉर्ट डे प्लांट्स, ये ध्यान रखें। और जो भी आपके रबी होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स होती हैं, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, धान की फसल के लिए बेस्ट पीएच क्या होना चाहिए? इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। 4 से 6 होना चाहिए, या 5 से 6.5 होना चाहिए, या 7 से 9, या 6 से 7। बच्चों को बताना बड़ा मुश्किल होता है इसका पीएच क्या होना चाहिए। तो देखिए कन्फ्यूजन होता है, ये तो नहीं हो सकते पीएच ए या ए, तो इसका आंसर अभी ये लोग तो 4 से 6 मान रहे हैं, 4 से 6। लेकिन अगर ये हो 5.5 से 6.5, तो मेरे हिसाब से, जैसे मेरी जो बुद्धि काम करती है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, वहाँ तक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसका आंसर सही होना चाहिए 5.5 से 6.5। लेकिन ये लोग 4 से 6 मान रहे हैं यहाँ पे, और इसको ये गलत ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए गलत ठहरा रहे हैं कि 5.5 नहीं है, 5 से 6.5 है शायद, इसलिए। पर 4 से 6 भी कई किताबों में लिखा हुआ है, ये बात भी गलत नहीं मानी जा सकती। बहुत सारी बुक्स कहती हैं कि धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान 4 से 6 भी लिखा हुआ, लेकिन जब इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर 5.5 से 6.5 है तो मेरे हिसाब से वो सही है, ठीक है। अब चलिए किसका हिसाब चलेगा वो तो एग्जाम ही बताएगा। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डैपोग विधि किस देश से में प्रचलन में लाई गई? डैपोग मेथड कहाँ से आया बताइए आप लोग। धान का डैपोग मेथड सब लोग जानते हैं, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है डैपोग मेथड के लिए। इंडोनेशिया, ताइवान, इज़राइल या फिलीपींस? देखो इंडोनेशिया और ताइवान तो नहीं है, अब इज़राइल फिलीपींस में कन्फ्यूज़न है। मैं तो भूल भी गया हूँ कि भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की जो डैपोग मेथड है ये कहाँ से आया। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है ये आपका फिलीपींस से आया है। कहाँ से आया? फिलीपींस से आया, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। मनीला फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये लाया गया है, ठीक है। 136वां प्रश्न है बच्चों आपका, धान के ग्रासी स्टंट डिजीज का वाहक का कार्य कौन करता है? ये रोग है ग्रासी स्टंट, जो कि धान का महत्वपूर्ण रोग है। इसे कौन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है? ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट फ्लाई या धान मधुकुण? तो
तो ग्रासी स्टंट को फैलाने का जो काम करता है बच्चों, वो करता है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर। ये याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है। फल संरक्षित करने के लिए चीनी की आवश्यक मात्रा कितने % होती है? आपने पढ़ा होगा 55%, 65%, 75% या 85%। आपको जब मैंने पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक भी पूरा क्लियर किया था, जब बताया था चीनी और नमक दोनों का कंसंट्रेट। तो यहाँ चीनी संरक्षित करते हैं, फलों को संरक्षित करते हैं चीनी से, तो 60 से 65 बताया था, यहाँ पे 65 दे रखा है, तो ये आंसर सही होगा। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या सेरीकल्चर। तो एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन को बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर आपका उद्यान शास्त्र को बोला जाता है, टिश्यू कल्चर जो होता है इसमें हम संवर्धन को बोलते हैं, जिसमें हम मतलब एक पत्ती से भी एक पौधा तैयार करते हैं, कोशिका से भी पौधा तैयार कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर होता है वो, मतलब ऊतकों को भी उगाया जाता है, उससे नया पौधा तैयार करते हैं। और बचा कौन? सेरीकल्चर। तो ये इसका आंसर सही है। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। 139वां आपका प्रश्न है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है। बड़ा अच्छा प्रश्न। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए या उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है? बता सकते हैं आप लोग? गेहूँ, गाजर, बरसीम या गन्ना? क्या होगा आपका आंसर सही? बिल्कुल सही आपका आंसर है बरसीम। क्यों भैया बरसीम ही क्यों? बरसीम क्योंकि दलहनी फसल है और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सन करती है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 140वां प्रश्न है, टेट्राजोलियम परीक्षण से निर्धारण क्या होता है? टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए किया जाता है? सीड की प्योरिटी के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड की वायबिलिटी टेस्ट के लिए या बीज की गुणवत्ता के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखें। टेट्राजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है किस चीज़ का? ध्यान रखें, सीड वायबिलिटी, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण। अब ये होता क्या है, इसके लिए थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। फेरोमोन ट्रैप जो लगाते हैं कीट नियंत्रण के लिए मोस्टली, और इसमें जो कीट नियंत्रण किया जाता है, किसको नियंत्रण करते हैं मोस्टली? मादा वक्स, इल्ली, मादा मौत या नर मौत। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें, इसका आंसर सही होगा। बताइए आप लोग, आंसर सही है डी नंबर, नर मौत इससे कंट्रोल किया जाता है। अर्क बसंत, अर्का बसंत व अर्का मोहिनी किसकी वैरायटी है? अर्का बसंत व अर्का मोहिनी किसकी वैरायटी है बच्चों, बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये वैरायटी है आपकी मिर्च की, शिमला मिर्च, काली मिर्च। अरे सिंपल है भैया, शिमला मिर्च की ये वैरायटियाँ हैं। ठीक है, 143 नंबर तो बड़ा अच्छा, 143 143 MACS 13 किसकी वैरायटी है? MACS 13 किसकी वैरायटी है? सोयाबीन, राजमा की, वाकला की, मटर की। बाकला क्या होता है भाई? आई डोंट नो। MACS 13 किस में है बच्चों? सोयाबीन की। किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट है, फ्लूक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है। फ्लूक्लोरोलिन एक दवा होती है, इसका प्रयोग सोयाबीन की फसल में होता है उगने के पहले, उगने के बाद, बुवाई के पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? फ्लूक्लोरोलिन इस दवा होती है, खरपतवार नाशी दवा है, और इसका उपयोग हमेशा बीज बुवाई के बाद, लेकिन उगने से पहले। ये ध्यान रखें आप। बीज तो बुवाई कर देते हैं, लेकिन वो उग नहीं पाता, उससे पहले हम लोग फ्लूक्लोरोलिन का उपयोग करते हैं। गणेश एक वैरायटी है किसकी? संतरा, आंवला, अनार या केला की। गणेश किसकी किस्म है बताइए बच्चों? गणेश एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है बच्चों, जो कि अनार की महत्वपूर्ण वैरायटी है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ? नीलोखेरी, लुधियाना, पांडिचेरी, गुड़गांव। सब जानते होंगे
फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना केवी के 1974 में पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में पंचायती राज जिस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया वह कौन सी समिति थी? पंचायती राज समिति, एसकेडे समिति, अशोक मेहता समिति, वसंत राय समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी। एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। एक्सटेंशन यानी प्रसार जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन, ग्रीक, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटेंशन जो शब्द लिया गया है बच्चों, विशेष याद रखना, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। 149 निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन अंश नहीं है? भूमि, श्रमिक, जल या पूंजी। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। जल जो है ना वो प्रक्षेत्र प्रबंधन का अंश नहीं है, बाकी भूमि, श्रमिक, पूंजी ये अंश हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह क्या है? परिवर्तनीय मूल्य, विशिष्ट मूल्य, स्थिर मूल्य या सीमांत मूल्य। तो पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह होता है आपको बच्चों स्थिर मूल्य। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो 150 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ 3 वीडियो के अंतर्गत। फिर भी वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी आधा घंटे का वीडियो है। वीडियो को कम्प्लीटली देखें। यहाँ तक जिस बच्चे ने देखा है कितना आपका हुआ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। यदि आप 40 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, और इस तो आज का तो थोड़ा ईजी था, तो मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों का अच्छा हुआ होगा पेपर। ये वाला बहुत अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सभी छात्र अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करते चलें और अपनी तैयारी, अपने आप पर भरोसा रखें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मेहनत सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ा राज है। मेहनत यदि कर लोगे तो 100% आपको सफलता मिलनी है। बस लग जाइए आप लोग और जी तोड़ मेहनत करते रहिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।